रहा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने आज पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया, जिसके माध्यम से आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का वायदा भी राहुल गांधी ने किया है। कांग्रेस के इस वायदे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करके बिहार की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। इन्होंने आपको अट्रॉसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड प्लेयर वहीं अटक गया है। वही बातें बार बार दोहराते हैं। नेहरू जी से राजीव गांधी तक कांग्रेस पार्टी का जो सफर रहा है, उस सफर का अगर हम इतिहास देखेंगे, ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही। उस समय पिताजी ने ओबीसी के खिलाफ कहा और आज नेपो किड एक अलग ही अंदाज में ओबीसी के पक्ष में कह रहे हैं। ओबीसी आयोग तक नहीं बनाया गया इन लोगों से। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा, हम आएंगे तो वैसा होगा। तो बिहार की इस बड़ी सियासत की खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। चुनाव से पहले बिहार की सियासत गरमाई, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार एक तरीके से सियासी तौर पे लगातार गरमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मनीष पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ऋषि शंकर मिश्रा, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक, और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है, उन्होंने एक तरीके से पिछड़ों के लिहाज से अपना एक संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है, वायदा भी कर दिया कि साहब हम वो करके दिखाएंगे जो आप लोग डबल इंजन की सरकार के बाद भी नहीं कर पाए। और सीडब्ल्यूसी की बैठक के माध्यम से तो बड़ा संदेश देने की कोशिश हो ही रही है कांग्रेस की। मनीष जी, देखिए, ऐसा है कि बिहार के बारे में और बिहार की राजनीति के बारे में कई डायलॉग लिखे गए और बड़े हिट भी हुए हैं वो डायलॉग। बिहार के लोगों के राजनीतिक ज्ञान के ऊपर कोई अपना ज्ञान तो कम से कम नहीं बिठा सकता है। हाँ ठीक है, अब मनमिजाज के हिसाब से बिहार अपनी राजनीति करता रहा है दशकों तक, हमेशा चेंज होकर, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन बाहर से कोई बातें थोपने की कोई कोशिश करेगा, मुझे लगता है कि बिहार को वो ठीक से समझ नहीं पाया है। जहां तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात है, तो मैं उस पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतने जागरूक हैं, तो उनको पता नहीं है कि 85 वर्षों बाद बिहार को कांग्रेस की क्यों याद आई। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि अगर बिहार बीमारू राज्यों की श्रेणी में रहा है इसके पहले तक, या बिहार अन्य राज्यों की तुलना में कहीं न कहीं विकास में पिछड़ा रह गया था, तो उसमें किसका देन है सबसे बड़ा? जी, हम याद करते हैं ना, कांग्रेस शासित जब राज्य था बिहार और केंद्र में कांग्रेस की सरकार लगातार रही 50-55 वर्षों तक, तो बिहार की कैसी उपेक्षा हुई? या बिहार वासियों को पता है, अगर बिहार के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया होता, तो मुझे लगता है कि बिहार में अगर बाढ़ की समस्या का समाधान आज से 40 साल पहले कर दिया गया होता, बिहार में फैक्ट्री अगर 40 साल पहले बिठा दिए गए होते, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जो बंद हो गए कांग्रेस शासन काल में, अगर वो बंद नहीं हुए होते, तो मुझे लगता है कि बिहार राज्य के दूसरे राज्यों के साथ ऋषि जी, सवाल ये कि बीजेपी कह रही कि साहब एक तो 85 साल बाद कांग्रेस को याद आई बिहार की, और आपके समय में बिहार बीमारू राज्य की एक उपाधि से सुशोभित होता रहा है, तो उसके पिछड़ेपन का जो एक सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर जिम्मेदार रहा है विकास के पैमाने पे, तो कांग्रेस पार्टी है। ऋषि जी, विगत 20 सालों से तो भाजपा जेडीयू की सरकार है। डेवलपमेंट इंडेक्स के किस मामले में बिहार आज जो है 28 राज्यों की किस सूची पे है, तो थोड़ा मनीष जी बता दे। और मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार को बाहरी आदमी समझा नहीं सकता है, अपने विचार थोप नहीं सकते हैं। और मनीष जी ने अपने ही पार्टी के 2 शीर्ष लीडर को आईना दिखाया है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं बिहार को चलाना चाहते हैं, ये बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, मनीष जी की बात से मैं सहमत हूं। और हर पार्टी को
मजबूत तो अपने आधार को बढ़ाने का अधिकार है। उसी संदर्भ में कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की है। यह बात बिल्कुल सही है, आजादी के बाद पहली बार बिहार में बैठक हुआ है। और कांग्रेस जिस प्रकार से वो सक्रिय है, उससे कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी पार्टी है, खासकर भाजपा जेडीयू बेचैन है। और जहां तक संबित पात्रा जी को सुन रहा था, तो पहली बार तो सांसद बने हैं, पार्षद में लड़े थे, चंद वोट आया था। मुझे याद है आज राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे हैं कि कौन सा मुद्दा इम्पैक्ट डालेगा, कौन सा मुद्दा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो ये संबित पात्रा या जो रविशंकर प्रसाद है, अपने संसदीय क्षेत्र में कभी जाते नहीं है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कैसा विरोध हुआ था उनका, ये कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक विकास की बात है, तो ये आप भी जानते हैं, विगत 20 सालों से जेडीयू बीजेपी की सरकार है। आप बता दीजिए, मनीष जी तो विद्वान आदमी है, बिहार के रहने वाले हैं। सर, रविशंकर जी का विरोध हुआ होगा, राहुल गांधी तो अमेठी से चुनाव हार गए थे सर, वो भी है। तो मतलब इस प्रकार का उदाहरण ठीक नहीं है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। अवधेश जी, सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि साहब बीमारू राज्य बना के रखा, कांग्रेस और आरजेडी के एक तरीके से जो लंबा शासनकाल रहा, मौजूदा वक्त में कांग्रेस के ओर से ये कहा जा रहा है कि साहब 20 साल से आपने क्या किया है, अगर आपकी सरकार थी, डबल इंजन की भी सरकार रही, ऐसे में बिहार आज कहां खड़ा हुआ है सियासी तौर पे? अवधेश जी। नहीं, सियासी नहीं, आर्थिक दृष्टि से देखिए तो बिहार 8.64% दर से विकास कर रहा है। और ये बीमारू राज्य तो छोटी बात थी। बिहार का जो 15 वर्ष का लालू जी का शासन था, वो विश्व के इतिहास में मैं नहीं मानता हूं कि उतना डार्केस्ट चैप्टर, उतना मतलब अंधकारतम अध्याय वाला कोई भी दुनिया के इतिहास में पिछले 200-250 सालों के इतिहास में रहा होगा। बिहार में न सड़कें समाप्त थी, अस्पताल सब बंद, सरकारी अस्पतालों में बिल्ली चूहे दौड़ते थे, दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर थे वहां, इलाज नहीं कर पाते थे। अपहरण, साधारण गांव में अपहरण, किसी को 5,000 10,000 चाहिए, अपहरण हो जाता था। आपको 20 किलोमीटर किसी की कहीं जाना है तो पता चला कि आपको 4-5 घंटे गाड़ियों से जानी पड़ती थी। एकदम भयावह परिस्थिति थी। आपके घटना हो गई तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तो उससे आपको तुलना करनी पड़ेगी। तो देखिए, इस समय सड़कों के मामले में बिहार किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। शानदार सड़कें इस समय बिहार में है। लोग कह रहे हैं पुल गिर रहे हैं, अरे पुल जितने बन गए हैं, आप चले जाइए कोसी के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में तो कल्पना ही नहीं थी कि उस प्रकार के मतलब पुल सब बनेंगे बिहार में। अभी जो मोकामा से आगे जिस पुल का अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना जो है 6 लेन का पुल वहां बनेगा और सड़कें बनेंगी। तो ये बिल्कुल कहना कि ऐसा है कि बिहार तो बिल्कुल उससे निकल चुका है जी। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि नीतीश जी की जो प्रधानमंत्री बनने की कुछ समय महत्वाकांक्षा जागृत हुई जी। 2005 से 2010 का काल स्वर्णिम काल था। उस समय से समस्या बढ़ने लगी, और जब फिर लालू जी के साथ आ गए तो उसके बाद जो स्थिति होनी थी हुई है बीच में। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि उससे कोई तुलना ही नहीं सकती। बिहार में ऋषि जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। मनीष जी पटना में जाइए ना, पटना में जिस ढंग से भवनों का निर्माण, ठीक है ऋषि जी आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी, ऋषि जी आ रहा हूं आपके पास। ऋषि जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक बात है। मनीष जी, जो गांधी टावर बना है पटना में, वो विश्व में वैसा कहीं नहीं बना है। ठीक है, अस्पताल जागृत है, अच्छे से अच्छे अस्पताल शहरों में खड़े हैं। एक बड़े इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए। ऋषि जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी एक सेकंड, बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध है। ठीक है, कैंसर के अस्पताल ये कहीं नहीं सकते हैं। लेकिन बिहार कोई महाराष्ट्र बन गया हो, तमिलनाडु नहीं है, लेकिन बिहार तो उससे काफी आगे। ठीक है, कहां खड़े थे वहां से कितना आगे गए हैं, इस पैमाने पे बहुत कुछ बिहार ने तरक्की की है, इसको हर कोई महसूस भी करता है। मनीष जी, सवाल ये कि वो कह रहे हैं कि साहब 20 साल में आप लोगों ने बिहार को क्या करके दिया, और वो कह रहे हैं कि साहब किस प्रकार से उनकी यात्राएं निकली हैं, किस प्रकार से उनकी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है, बिहार में उनके लिए एक बड़ी सियासी जमीन तैयार होती दिखाई पड़ रही है। मनीष जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सियासी जमीन दिखाई पड़ रही है, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है। इनकी उपलब्धियां क्या रही? राहुल गांधी 3 बार बिहार आए तो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके चले गए, याद होगा आप सभी लोगों को। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दरभंगा में आए तो क्या हुआ, बेगूसराय में तो आए तो क्या हुआ। तो वो छोटी सभाएं, नुक्कड़ सभा करके गए। और अभी जो यात्रा इन्होंने जो गाली गलौज यात्रा की थी, तो उसके बारे में तो पता ही है कि उनकी पूरी लड़ाई राजद के साथ थी, और वो शुरू से लेकर अंत तक पत्रकार पूछते रह गए। देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि क्यों इस पे कई बार चर्चाएं हो चुकी है, डिबेट हम लोग कर चुके हैं। मनीष जी, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो एक साथ यात्राओं में रहे हैं ना, उनके साथ में तो रहे। सीएम के लिए वो कह रहे हैं बाद में तय कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल
उसकी उपलब्धि यही रही कि जब यात्रा की सासाराम से शुरुआत हुई थी तो तेजस्वी यादव फ्रंट रूट पे थे, और जब समाप्ति हुई तो बैक फुट पे चले गए। और स्थिति यह होगी कि बाद में तेजस्वी यादव को अपनी यात्रा निकालने पड़ी। पत्रकार पूछते रह गए, भैया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। तो ये तो इनकी एकता का भी, ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं आपने सुना नहीं? कहा कि देखो भैया 6 सीट मुझे दे दो, नहीं दोगे तो बाद में यह मत कहना कि वोटों का बेती हो गया, डिवाइडेशन हो गया, तो उसके लिए हम जिम्मेवार थे। तो ये सारे लोग, जितने लोग हैं, इन लोगों को देखिए, बिहार की जनता एक बात जानती है। मैं ऋषि मिश्रा जी को एक बात बड़ी मैं इज्जत के साथ कहना चाहूंगा, देखिए चेहरा बड़ा नहीं होता, चेहरा बिल्कुल बड़ा नहीं होता। आपने कहा ना कि 2 बाहरी लोग, आप गलतफहमी में हैं। चेहरा बड़ा नहीं होता, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं ना बिहार में। भैया 2005 में नीतीश जी की सरकार थी, हम सरकार में थे जी, 2005 से एनडीए की सरकार थी, लेकिन हर घर बिजली 2014 के बाद आई, हर घर शौचालय 2014 के बाद हुआ। यह जो डेवलपमेंट जो दिखा है बिहार के अंदर, सरकार में तो हम 2005 से रहे हैं जी, लेकिन तब हर घर बिजली नहीं गई थी। अगर गई हो तो आप बता दें मुझे। तो ये जो विकास की लौ जो बिहार में गई, जो लोगों ने महसूस किया, डीबीटी से पैसा आना, पैसा के मामले में सारा चीज, जो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ना, ये सारे जो डेवलपमेंट हुए वह 2014 के बाद से हुए। बिहार की जनता इसको समझती है। ठीक है ऋषि, ठीक है ऋषि जी, बड़े नहीं होते। मैं 10 सेकंड ले लेता हूं। देखिए मुद्दे बड़े नहीं होते हैं, बड़ा होता है कि जो इस मुद्दा को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उस मुद्दे को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। चुनाव से पहले माहौल कैसे बनेगा और मुद्दे कैसे तय होंगे, ये भी देखना जरूरी। ऋषि जी, स्पेसिफिक सवाल कि सीएम को लेकर महागठबंधन में आपसी खींचतान है, ये खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई, एक चीज। दूसरा ये कि ओवैसी साहब को लेकर एक असमंजस क्यों है, फिर बाद में होता कि साहब सीमांचल का पूरा इलाका उनकी वजह से विभाजित हो गया। इन 2 चीजों पे ऋषि जी। देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है। अभी एनडीए का भी देखेंगे, यदि आप पूछेंगे तो ठीक है, महागठबंधन में कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव के बाद फैसला होगा, तो एनडीए में भी सीएम चेहरा घोषित नहीं है, एनडीए में भी खींचातानी है। कल ही आरके सिंह ने एक जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ को ड्रग्स माफिया कहा है, वहां बीजेपी के 2 नेता को बहुत बड़ा क्रिमिनल माफिया कहा है। सम्राट चौधरी से उन्होंने जवाब मांगा है कि यदि सम्राट चौधरी पे जो पीके ने आरोप लगाया है उसका जवाब दे, नहीं तो वो डिप्टी सीएम से इस्तीफा दे। और आरके सिंह को छोटे मोटे नेता नहीं है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो ये आईना मत दिखाइए मनीष जी। और मनीष जी, आपने बाहरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपने किया। मैं नहीं मानता हूँ प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री हैं तो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। बाहरी जैसे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। और जहां तक दोनों गठबंधन की बात है, तो ये जो लीडरशिप को लेकर जो इश्यू है, यदि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से भी देखे तो दोनों गठबंधन में रह रहे हैं। कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे, जेडीयू की बड़ी भूमिका होगी या बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होंगे, सीएम कौन? ऋषि जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ये इस बात को लेकर रस्साकशी चल रही है कि साहब एक तो सीएम का चेहरा को लेकर, दूसरा आगे बढ़ के उसको ड्राइविंग सीट पे होगा कौन, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है। देखिए एक स्ट्रेटजी है कांग्रेस का, हो सकता है। देखिए एक स्ट्रेटजी है कि हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। जब ये सीटों का फैसला हो जाएगा, स्वाभाविक है फिर सीएम का चेहरा भी फैसला हो जाएगा। हर पार्टी दबाव बनाना चाहती है। क्या ठीक है, तो अभी फिलहाल दबाव की राजनीति चल रही है। अवधेश जी, सवाल यही है कि महागठबंधन में क्लियर है जी, अवधेश जी सवाल ये कि महागठबंधन में अभी वो दबाव की राजनीति आपस में सहयोगियों पे ही चल रही है कि साहब सीएम शिप को लेकर या फिर अपनी मौजूदगी को ज्यादा मजबूत करने को लेकर। अवधेश जी। नहीं, कांग्रेस जो है बिल्कुल ओपन है, नहीं देना चाहती है आरजेडी को। आज जो पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि भाई आपके ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, तो कहा गया अभी ये विषय ही नहीं है। कई पत्रकारों ने पूछा कैसे, तो अभी ये विषय ही नहीं है। तभी तो तेजस्वी जी राहुल जी के साथ वोट चोरी यात्रा थी, जब उन्होंने देख लिया कि तो 100% फ्लॉप है, हमारे एक भी कार्यकर्ता नहीं कहने आ रहे हैं कि हमारी वोट चोरी हो गई है, ना हमारा बीएलए आ रहा है, तो उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की ताकि हमारी लीडरशिप रहे। कल जो है वहां उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, मैनिफेस्टो का एक पार्ट जारी किया है और उसका लीड उन्होंने लिया है। राहुल गांधी जी भी जब थे तो रास्ते में उनसे पूछा गया था, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन बिहार में कांग्रेस अभी आरजेडी की कृपा पर है। कांग्रेस के पास राहुल जी वहां जा रहे हैं, अगर राहुल गांधी की वोट चोर यात्रा होती तो फ्लॉप हो जाती।
2-3 जगह छोड़ के कहीं लोग ही नहीं आते वहां। अवधेश जी जल्दी से, अवधेश जी जल्दी से इस विषय पे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की, देखिए अवधेश जी आप ही से सवाल। बिहार में स्टेकलेस पार्टी है इस समय। अवधेश जी, स्टेक ऑफ कांग्रेस इन बिहार विदाउट आरजेडीएम कम्युनिस्ट। तभी तो कैसे सीपीआई अवधेश जी आपको आवाज आ रही है? अवधेश जी सीटें मांगो, चुनाव लड़ो। अरे कैसे पत्रकार है सीपीआई एमएलए कहा है ना कि कांग्रेस अपनी ये क्षमता को देख गठबंधन करके में सीट एक मांगे। दूसरे पे अवधेश जी जल्दी से, क्योंकि सहयोग से ही महागठबंधन ने ये चुनाव कहा कि साहब वो 50% के आरक्षण की सीमा को लागेंगे, ये भी एक तरीके से वायदा किया। जल्दी से अवधेश जी इस पे जवाब आपका। नहीं तो कांग्रेस के पास तो अब अपना कोई विजन नहीं। हर स्टेट में, हरियाणा में जो है 7 पॉइंट का घोषणा पत्र दिया है। राहुल गांधी इस देश में जातीय हिंसा, जातीय उन्माद, जातीय विद्वेष पैदा करने की दृष्टि से कर रहे हैं, और वो पिछड़े कर रहे हैं। 15 साल लालू जी का राज रहा, 20 साल से नीतीश जी हैं, उसमें मांझी जी आए, 35 साल से पिछड़ों का राज है वहां, दलितों का राज है। अभी भी 2 उप मुख्यमंत्री में से एक मुख्यमंत्री पिछड़े हैं। ठीक है, चुनाव से पहले चुनावी वायदों की फहरिस्त की शुरुआत भी एक तरीके से हो गई है, लेकिन बिहार लगातार देश के लिहाज से एक बड़ी सियासी अखाड़ा अभी फिलहाल बना हुआ। वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ